हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और दोस्त आज हम पढ़ेंगे लूसेंट के जितने भी आ, इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है और पॉलिटी है दोस्त। और साइंस का जितना भी पोर्शन है दोस्त, और मैं उसे पीआईक्यू फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगा। और दोस्त मैं चाहूँगा कि लूसेंट कम से कम 2-3 महीने में आपका पूरा जो लाइन बाई लाइन उसका क्वेश्चन है मैं आपको पीआईक्यू फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा दोस्त। और भाई जो लूसेंट की बुक है भाई हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा जो यूपी पीसीएस वाले होते हैं, बिहार बीपीएससी वाले होते हैं और एमपी पीसीएस वाले होते हैं दोस्त, इस बुक का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इन परीक्षाओं में, बड़े बड़े परीक्षाओं में। आप तो दोस्त वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप इस बुक को 10 से 12 बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा किसी बुक की ज़रूरत हो, क्योंकि भाई जो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग शुरू में तो स्टार्ट करते हैं, 1-2 पन्ने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि सबकी बस का बात नहीं है दोस्त कि लूसेंट पढ़ ले। और दोस्त जो पढ़ लेता है ना दोबारा फिर किसी बुक को पढ़ता ही नहीं है। और दोस्त मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ तो मुझे देखता हूँ अगल बगल लूसेंट रखे रहते हैं, कोई पढ़ा नहीं होता। तो दोस्त मैं आपको यही इसीलिए लूसेंट का जितना भी लाइन बाई लाइन है मैं आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा। और दोस्त मेरा ये आज पहला वीडियो है दोस्त, और से अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्त चलते हैं आगे, चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो दोस्त आज का हमारा क्वेश्चन पहला है, ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो दोस्त सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्त इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद, ठीक। और दोस्त मैं क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रिपीट करूँगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको अंदर बैठेगा नहीं दिमाग में। और दोस्त मैं 2-3 बार पढ़ूँगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और दोबारा जब आप इस आ, खोलेंगे इसे वीडियो को तो आपको क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर पता हो जाएगा। और दोस्त मुझे पता है भी है कि लोग एक बार पढ़ के जल्दी से भगा देते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप शुरू में देखेंगे फिर भूल जाएंगे, इसलिए 2-3 बार आपको पढ़ाऊँ क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा और आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा दोस्त। और दोस्त मैं जब ये पढ़ाऊँगा इसे पढ़ने के बाद आप या कोई भी अगर टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा टॉपिक वाइज। तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूतक होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूतक होते हैं। 11 मंडल 1023 सूतक, या 10 मंडल 1028 सूतक, या 10 मंडल 1025 सूतक, या 10 मंडल 1024 सूतक। तो दोस्त बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल और सूतक होते हैं। तो दोस्त इसका जो आंसर रहता है इसमें 10 मंडल और 1028 सूतक होते हैं। तो दोस्त इसी तरह आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आप चिंता मत करिए। आप 2-3 महीने में पूरा लूसेंट का लाइन बाय लाइन आपको मैं ख़त्म कर दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको दोबारा किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। ऋग्वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसका आंसर बताइए, अर्धायु, उदात्त, होत्रु या खेल। तो दोस्त इसका आंसर बताइए जल्दी। ऋग्वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होत्रु, ठीक। तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्त ऑप्शन इला, मील, खील या दिल। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा खेल, ठीक। तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त पढ़िए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऑप्शन विष्णु, इंद्र, सूर्य या सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक।
तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, बताइए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 6। वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तो दोस्त जो वेद आपका होता है 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। आपको बताइएगा वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद होते हैं। ठीक, तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णित है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णित है? आप लोग बताइए दोस्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णित है? पुरुषूत का, या पुरुष कटक का, या पुरुष या साम देवता का? तो दोस्त इसका आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का संबंध किससे है? आय, गाय, माता या गांव से? ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का संबंध किससे? आय, गाय, माता या गांव? तो दोस्त ऋग्वेद जो अध्ययन शब्द होता है उसका संबंध जो होता है गाय से होता है। किससे होता है? गाय से। ठीक, तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। और दोस्त मैं आपको पूरा जितना भी हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस वाइज मैं वही पढ़ाऊँगा, जिससे पेट का सिलेबस अलग होता है, यूपी पुलिस का अलग होता है और बिहार का अलग होता है, बिहार टीचर का अलग होता है। तो भाई हर जिसका हर मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस में उसका जैसे प्लेलिस्ट जैसे पेट का होता है, प्लेट का जितना मतलब इसका जो सिलेबस में वही बस पेट में रहेगा, ना कि दूसरा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वही सिलेबस रिलेवेंट ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये नहीं कि पढ़ना है ये पढ़ें किसी और का नहीं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त। आपको मैं अगर आपको मेरे ऊपर 1 महीने भरोसा करके देखिए, अगर आपको ये सीरीज आपको फ़ायदे ना लगे तो कहें दोस्त, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ जो पढ़ाना है वो पढ़ा नहीं रहे हैं, जो नहीं पढ़ाना है वही पढ़ा रहे हैं लोग। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चे को चाहते तो कम समय में अच्छे मतलब चीज़ दे सकते हैं, पर वो जानते हैं कि दोस्त मैं यही आपको डेली मैं चाहूँगा कि 25-25 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करूँ, और दोस्त आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250 और 150, 200 और 220, 250 और 200, 150, 200। दोस्त बताइए ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि की कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो दोस्त इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200, 250 और 200, 250 और 200। क्योंकि दोस्त इंद्रदेव का जो होता है 250 होता है और अग्नि का 200 होता है। ठीक दोस्त, तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फिर बताइए दोस्त, वामन अवतार के तीनों पगों का आख्यान की प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? वामन अवतार के तीनों पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? तो बताइए दोस्त, ऑप्शन सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदांत। तो दोस्त आप लोग बताइए वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? तो दोस्त इसका आंसर होगा आपका हाँ, आपका होगा ऋग्वेद में। आपका आंसर ऋग्वेद होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11, जो आके आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्त मेरा अभी फर्स्ट वीडियो तो मुझे काफ़ी मतलब इसमें उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्त मैं धीरे धीरे जैसे आपको जब पूरा जानकारी हो जाएगी तो मैं आपको काफ़ी मतलब 25-25 या 30-30 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा, क्योंकि भाई आज मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है लिखना, हाथ से टाइपिंग करना। और भाई मैं मोबाइल में बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। तो जैसे मैं दोस्त आईपैड ले लूँगा तो आपको इतना भी वो करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी करवा दूँगा, क्योंकि भाई इसमें लिखना होता है फिर इसका कलर इधर उधर सब करना होता है। तो दोस्त यही है। तो दोस्त चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। इन रचनाओं को अरे सॉरी दोस्त, इन चारों को ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है?
इन चारों को ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो दोस्त इन चारों को कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है दोस्त? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त कल से मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊँ। और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्त आपको मैं बता देना चाहूँ कि लूसेंट और यूपीसीएस का जो पूर्वावलोकन होता है, उन दोनों का कंबाइन मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लिए भाई, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यार आप हर एग्ज़ाम के लिए आप मतलब एकदम 100% तैयारी तुम तैयार रहोगे। और दोस्त मैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या साइंस का पोर्शन होता है, जो तीनों और सब कुछ भाई मैं करा दूंगा आपको, बस पीवाईक्यू फार्म। और दोस्त आप पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ लेंगे। और दोस्त अगर आपके पास लूसेंट हो या पूर्वावलोकन हो, तो आप उन दोनों को अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि भाई वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है पूर्वावलोकन में, तो आप वो देख लेते हैं तो उतना मतलब सही नहीं रहता है। अगर यहाँ पे आप लोग उसे पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ेंगे दोस्त, आपको काफ़ी रिलेवेंट होगा। ठीक, तो चलते हैं दोस्त, बस आज के लिए इतना है। धन्यवाद दोस्त।